के सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा वाइब है। सभी गुरुजन हमारे साथ हैं। आपके अपने गुरुजन पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो भी आपके आध्यात्मिक गुरुजन है वो सब, और उन सब का आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत ही अच्छी वाइब्स है। तो चलें, आज के सफर की हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो सफर है, सफरनामा है, वो है सर्वतोभद्र चक्र। इसकी आज हम थोड़ी ओवरव्यू, थोड़ा सा बातचीत करेंगे उसके ऊपर। ज्योतिष विज्ञान को, जो वेदों में उसको नेत्र कहा गया है, ज्योतिष को, ज्योतिष विज्ञान को। वैसे तो भविष्य कथन करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे पराशरी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, केपी है, बीएनएन है, भृगुनंदी नाड़ी है। ऐसे कई विधाएं हैं, मगर सर्वतोभद्र चक्र जो है वो सबसे ऊपर है, बहुत ही सशक्त है और बहुत एडवांस है। आप इस चक्र को जीवन के हर पहलू में इसको आप लगा सकते हैं। यदि आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हर फील्ड में, अपने व्यवसाय में, डेली जीवन में, का आपको वर्षफल निकालना है, मासिक फल निकालना है, दिन का फल निकालना है, अपने व्यवसाय को देखना है, तो इस चक्र से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ये जो ज्ञान जो है बहुत कम लोग जानते हैं, ज्योतिष भी बहुत कम लोग जानते हैं, इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। तो सटीक फलादेश करने के लिए सर्वतोभद्र चक्र जो है वो सक्षम है और अहम है। सारे चक्रों में बहुत सारे चक्र हैं, उसमें सबसे अहम, सबसे सर्वोपरि जो चक्र है वो सर्वतोभद्र चक्र कहा गया है। तो इस पद्धति से आप नक्षत्र, राशि तथा अन्य स्वर है, नाम है, नाम का अक्षर होता है, व्यंजन होते हैं, इनको सबको ध्यान में रखते हुए फलादेश करते हैं। ये जो पद्धति है उसमें हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। इस पद्धति से आप देश, प्रदेश, कोई समुदाय या कोई शहर या व्यक्ति विशेष, उसके लिए आप दिन, माह, वार्षिक फलादेश भी आप कर सकते हैं। सर्वतोभद्र चक्र जो है उसकी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति विशेष का व्यापारिक भविष्य है। किसी भी व्यक्ति का व्यापारिक भविष्य है, या शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार है, खरीदी बिक्री है, यानी आपको कहीं कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो वो भी आप उसे देख सकते हैं। इससे आप मुहूर्त भी देख सकते हैं। सर्वतोभद्र चक्र से आप मुहूर्त में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, और जीवन के हर पहलू में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है यदि आप उसे अच्छी तरह से समझ ले। तो हमारे जीवन की जो अनुकूल प्रतिकूल जो भी फले हैं या फलादेश हमें करना है वो हम सर्वतोभद्र चक्र से कर पाते हैं। तो इस कोर्स में हम, जो हमारा पूरा सफर है, लगभग 30 से 35 क्लासेस होंगे अप्रोक्सीमेट, उसमें बढ़ भी सकते हैं। उसमें हम जो सीखेंगे, जो हमारा पूरी जो यात्रा है वो किस तरह होगी, हम उसमें क्या क्या सीखेंगे। चक्र निर्माण वो हम देखेंगे, उसका निर्माण किस तरह से करना है, चक्र को किस तरह से बनाना है। चक्र निर्माण जो है, ये जो है चक्र निर्माण। उसके बाद वेद ज्ञान, वेद यानी दृष्टि, जैसे हम ज्योतिष में देखते हैं ना दृष्टि ग्रहों की, तो यहाँ उसे वेद कहा गया है। वेद, वेद यानी वेदना। दृष्टि से किसी की देखिए घातक दृष्टि भी होती है ना, तो किसी की सौम्य दृष्टि होती है, किसी को देख के अच्छा लगता है, तो कोई हमें घातक दृष्टि से देखता है तो उसके परिणाम अलग होते हैं। तो ये वेद ज्ञान हम यहाँ देखेंगे। हाँ, उसके बाद देखेंगे ग्रह दृष्टि, ग्रहों का वेद जो मैंने आपको बताया। वेद फल क्या क्या होता है, जो सौम्य ग्रह होते हैं उसका वेद का फल क्या होगा, जो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, उसकी दृष्टि का यानी वेद का फल क्या होगा वो हम देखेंगे। फिर नक्षत्र, नक्षत्रों को वेदन होता है तो क्या फल मिलेंगे। एक प्लानेट जो है नक्षत्रों को वेदता है, यानी क्रूर दृष्टि से देखता है या सौम्य दृष्टि से देखता है, जैसा ग्रह है, हाँ, उसका फल क्या होगा वो भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ आ गए क्रूर और सौम्य ग्रहों का वेद फल देखेंगे। ग्रह बल भी उसमें हम सीखेंगे। ग्रह बल यानी कोई भी दृष्टि है, वो ग्रह कितना बलवान है, उसके अनुसार हमें उसके फल मिलेंगे, तो उसे हम देखेंगे। फिर ये जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, नक्षत्र ज्ञान जो है उसको भी हम डिटेल से जानेंगे। फिर वहां से जो वेद होता है उसके क्या परिणाम आएंगे वो हम कुंडली के अनुसार देखेंगे। फिर ये जो नक्षत्र जितने होते हैं ना, 27 नक्षत्र, उसमें से संवेदनशील नक्षत्र कौन से हैं, सारे के सारे नहीं है, मगर कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिसका वेद मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है या मृत्यु भी दे सकता है। किसी को बिजनेस में
राजा से रंक भी बना सकता है उस वेद में, तो हम वो उसको भी हम समझेंगे, जानेंगे। फिर जन्म नक्षत्र से अन्य नक्षत्र जो है उसका वेदन फल क्या होगा वो भी हम देखेंगे। संवेदनशील दिन वो भी हम देखेंगे, कौन सा दिन जो है एकदम संवेदन है, कब वो बनता है ऐसा, तो उसको भी हम देखेंगे। फिर मुहूर्त, तो मुहूर्त किस तरह से निकाला जाता है सर्वतोभद्र चक्र से, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है रोग, बीमारी के बारे में भी हम जानेंगे कुंडली के अनुसार। फिर अष्ट दिशा विधान भी है यहाँ। अष्ट दिशा यानी एक पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ कि आपको किस समय किस दिशा में कार्य करना है। यदि आप अष्ट दिशा में कोई कार्य करते हैं, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो बिजनेस का हो, तो उस दिशा में यदि आप कार्य करते हैं, यदि इस अष्ट दिशा है वो, तो वहां आपको काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है, या उसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीवत मिलेगा, या मिलेगा फिर भी काफी मेहनत के बाद मिलेगा। हम कहते हैं ना, मैंने इस प्रोजेक्ट में तो मैंने बहुत काम कर लिया, ऐसा होता है ना, कभी किसी काम पे हमें ज्यादा मेहनत लगती है, तो वो हम देखेंगे अष्ट दिशा विधान। तो उस दिशा में हमें कार्य नहीं करना है। जैसा कोई एक वास्तुशास्त्र की हम बात करें, एग्जाम्पल, अपना साइड की जो भी करने जाते हैं या रेमेडियल पार्ट है वो रेमेडी करने जाते हैं, साइड देखने जाते हैं, वो दिशा यदि अस्त है तो वहां उन्हें परिणाम बहुत ही कम मिलते हैं या नहीं के बराबर मिलते हैं। और यदि आप किसी घर का नक्शा ले, भवन का नक्शा ले, फैक्ट्री का नक्शा ले, और वहां समझो नया ही प्रोजेक्ट चालू है और वो दिशा अस्त है, मान लो पूर्व दिशा अस्त है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और यदि पूर्व दिशा में वहां कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो वो काम कभी पूरा होता ही नहीं है और काफी कष्ट होता है यहाँ। उसी तरह आप अपने बिजनेस के सिलसिले में उस दिशा में कहीं जाते हो तो वहां भी आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको हम डिटेल से जानेंगे अस्त दिशा क्या है। उसके बाद चलते हैं पंचशलक वेद क्या होता है। जैसे हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, उसी तरह सर्वतोभद्र चक्र भी 5 अंग से बना हुआ है, वो भी हम डिटेल में जाएंगे। जैसे नक्षत्र है, राशि है, वार, तिथि, वो सब हम देखेंगे इसमें। कोई एक व्यक्ति है, जब उसका जन्म होता है तो उसका जन्म नक्षत्र होता है, जन्म राशि होती है, जन्माक्षर होते हैं उसके, उस राशि के अनुसार उसका नाम होता है, उसको हम देखेंगे। प्रश्न लग्न में देखेंगे, कई कई बार ऐसा होता है कोई प्रश्न आ गया हमारे सामने तो उसको किस तरह से हमें देखना है, तो वो प्रश्न लग्न से भी हम आगे बात करेंगे। फिर आता है कुर्म चक्र, यह भी बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंस है इसका। देश विदेश की जो हमें जानना है कोई भी विधि विधान को, तो हम कुर्म चक्र भी जान सकते हैं। हमारे देश के ऊपर भी किस दिशा में, किस राज्य में कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ सूखा पड़ने वाला है, या किस तरह से अच्छा माहौल जाने वाला है किस क्षेत्र में, वो हम कुर्म चक्र से हम जान सकते हैं। उसके बाद है उपग्रह विधान। यह एक सूर्य से देखा जाता है कि सूर्य की कुंडली में उस समय सूर्य की स्थिति क्या है, और वहां से नक्षत्र को देखा जाता है, ग्रहों को देखा जाता है। तो उसको भी हम देखेंगे। फिर ग्रह लता विधान। ग्रह लता यानी ग्रह यानी प्लानेट, लता यानी लात मारना। एक प्लानेट दूसरे प्लानेट को कब लात मारता है, जैसे हमने दृष्टियां देखी ना, दृष्टि आंखों से देखी जाती है, हाँ, इसी तरह से एक ग्रह दूसरे ग्रह को लात भी मारता है। और वो कौन सी लात? लात हमेशा खराब ही होती है। देखिए, कितना भी अच्छा स्वजन हो, आपके अच्छे दोस्त हो, यदि आपको लात मारेगा तो आपको गुस्सा तो आना ही है। हाँ, तो लात का परिणाम हमेशा अशुभ ही होता है। तो वो किस किस केस में, किस किस तरह से हमें देखना है, वो हम डीप में स्टडी करेंगे उसकी, कि कौन सा प्लैनेट किसको लात मारता है तो उसके परिणाम क्या आ सकते हैं। ठीक है। उसी तरह मृत्यु विधान देखेंगे, भाई मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु कब हो सकती है। सर्वतो चक्र के माध्यम से हम किसी को भी ये बता सकते हैं। ठीक है, डिटेल में जानेंगे वो। फिर दिवस फल विचार किस तरह से करना है, माह का किस तरह से करना है, और वर्ष का किस तरह से करना है, उसे भी हम समझेंगे। फिर ये फलादेश के मूल सिद्धांत क्या है, उससे भी हम जानेंगे। फिर यहां तक आपकी सारी स्टडी हो जाती है। उसके बाद आता है शेयर बाजार।
ये काफी पॉपुलर है। सर्वतोभद्र चक्र का 90 या 80% प्रयोग जो है वो शेयर बाजार के लोग ही करते हैं ज्यादातर। तो शेयर बाजार में भी आप इसे देख सकते हैं, कब अप एंड डाउन होते हैं जो भी है, उस तरह से हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम देंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, आंशिक विश्लेषण। थोड़ा सा हम देखेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई और क्यों हुई, उसको हम देखेंगे। और लास्ट में जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनकी सारी कुंडली हम लेंगे एक एक करके, और उनके ऊपर सर्वतोभद्र चक्र लगा के हम देखेंगे उनके जीवन में लाइव होगा वो, उनके जीवन में यह घटना घटी तो क्यों घटी, और अभी जो जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है, और आगे क्या हो सकता है, वो हम लाइव एनालिसिस करेंगे। हाँ? तो जो होंगे उनकी कुंडली होगी, उनके सामने होगा जो होगा। तो ये हमारा सफरनामा रहेगा, लगभग लगभग 3 महीने का करीबन। वीक में हम 2 बार भी लें तो क्लास, और 3 बार लेंगे तो भी 3 महीने के आसपास वो चलेगा। वीक में ये 2 या 3 दिन रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है सर्वतोभद्र चक्र, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फिर चक्र निर्माण, चक्र का निर्माण हम किस तरह से कर सकते हैं मैन्युअली। आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तैयार मिलता है सब कुछ, मगर हमें भी वो बनाना, मैन्युअली बनाना आना चाहिए, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। फिर भले आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग करें, पर बेस हमें आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे थोड़ा सा, कि भाई उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वड़ा प्रधान बनने तक, ऐसा क्यों हुआ, तो उसको भी हम आज के वेबिनार में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ग्रहों के गोचर के ऊपर ये पूरा का पूरा कोर्स डिपेंड है। राशि, नक्षत्र, तिथि, दिवस, इनके ऊपर जो वेदन होता है वो अच्छे या बुरे परिणाम दे सकता है। तो हम इसको आगे देखेंगे। जैसे शुभ ग्रह है तो उसका वेद जो होता है वो शुभ होता है, और अशुभ ग्रह का वेद जो होता है यानी जो दृष्टि होती है वो अशुभ होती है। इसमें चंद्रमा और बुध कब अच्छे फल देंगे, कब खराब फल देंगे, ये भी हम डिटेल में कोर्स दरमियान जानेंगे। ठीक है, चंद्रमा भी अशुभ फल दे सकता है, और बुध भी। बुध का तो आपको पता है, जिसके साथ रहेगा वैसा हो जाएगा वो। तो वो कब अशुभ फल देगा, कब शुभ देगा, और चंद्रमा कब शुभ है कब अशुभ है, वो भी हम डिटेल से जानकारी लेंगे उसमें। तो आगे बढ़ते, सर्वतोभद्र चक्र जो है उसको फलादेश करने से पहले हमें उसकी संरचना को समझना है कि वो किस तरह से बना हुआ है, उसमें पंचशलक क्या है यानी पंच अंग क्या है उसके, उसको किस तरह से बनाया गया हुआ है, और हमें उसका प्रयोग किस तरह से करना है, तो हमें उसे देखना है। सर्वतोभद्र चक्र जो है ये तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है 64 पद का, यानी 64 कोठे होते हैं अंदर, और दूसरा है 81 पद का, 81 पद। हाँ, उसे अखंड चक्र कहा जाता है, और 64 वाले को खंड चक्र कहा गया है। और तीसरा है 144 यानी 144 कोठों का, उसे भी चक्रखंड कहा गया है। मगर ज्यादातर प्रयोग में जो आता है वो 81 वाला आता है। तो हम जो प्रयोग करेंगे वो 81 वाला कोठों का जो अखंड चक्र है उसे हम सीखेंगे पूरे कोर्स दरमियान। तो उसे किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से, वो हम देखेंगे अभी। उसमें जो है 10 खड़ी लाइनें होती हैं, बनानी है, ड्रॉ करनी है आपको। हो सके तो अपने पास नोटबुक और पेन आप रख सकते हैं, साथ में बना भी सकते हैं। उसमें आपको 10 खड़ी लाइनें बनानी है, इस तरह से वर्टिकल 10 खड़ी लाइनें, और 10 जो है वो आड़ी लाइनें बनानी हैं। ये 10 खड़ी हो गई, अब 10 आड़ी लाइन भी बनानी है उसमें, ये आड़ी 10 लाइन हो गई। ठीक है, इस तरह से बनाने से 81 का एक स्क्वायर आपको बन जाएगा। देखिए विजिबल है आपको, ये देखिए, ये 1 से 9 इस तरह से बन गए, और 9 इस तरह से, यानी 81 पद हो गई है। इस तरह से पूरा चक्र बन जाएगा पहले खाली 81 का। ठीक है, और इसमें जो ऊपर जो होता है ना, यहाँ हम पूर्व दिशा यहाँ लेते हैं, ये पूर्व दिशा है, यहाँ ये पूर्व दिशा है यहाँ पे, और यहाँ आएगा पश्चिम, यहाँ दक्षिण, और यहाँ उत्तर। ये दिशा इस तरह से है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आगे। ये देखिए स्क्रीन शेयर किया मैंने, यहाँ ये पूर्व दिशा है,
ये देखिए, ये साउथ है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर दिशा है। ठीक है, और ये है ईशान, ये अग्नि, साउथ वेस्ट नैऋत्य, और ये है वायव्य। अभी यहाँ पे जनरली जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें इसी तरह से आता है, ऊपर ईस्ट आएगा, ये 8 दिशाएं होगी, 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं, इसे आप ध्यान में रखें। वास्तु में भी इसका प्रयोग होता है और दिशाओं में भी इसका प्रयोग होगा। अब देखिए, तो ये इतना समझ में आ गया ना सबको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने, ईशान अग्नि नैऋत्य और वायव्य, इस तरह से उसमें दिशाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ये सर्वतोभद्र चक्र इस तरह बना हुआ है, तो मैं आपको इसमें समझा। देखिए, हमारे पास जो है वो 16 स्वर है, अ आ ई ई, 16 स्वर है, और व्यंजन है जैसे क ख ग ग, ये तो सब तो पता है ना। ये तो इसमें स्वर और व्यंजन का भी प्रयोग किया गया है। हर एक स्वर की, हर एक जो अक्षर होता है ना उसका एक स्वर भी होता है। अब देखिए, हम किसी का नाम होगा रमेश, तो उसका अक्षर तो र हुआ ना, हाँ, तो और उसका एक स्वर होता है, जैसे अ आ ई, उसका मैं लिस्ट पूरा आपको दूंगा बाद में, वहां आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां देखिए, जो 16 स्वर है हमारे पास, तो हमें ईशान से शुरुआत करनी है। पहले स्वर को लिख देना है। ये देखिए, ये ईशान कोना है। ईशान से ये जो है ना, ये यहां से यहां तक आएगा। ये 4 पहले लिख देने हैं। अ, देखिए यहाँ नीचे अ उ रू ओ, ये हो गए 4। और फिर हमें चलना है अग्नि से। अग्नि से देखिए, ये आ उ यहाँ आना है, फिर रू है, और ये औ है। ये इस तरह से ये लाइन है। ये तो 4 यहाँ लिख देना है। अ आ, ये देखिए आप, उ रू, तथा नैऋत्य में हम जाएंगे। अभी नैऋत्य में यहां से ये 4 यहाँ लिखा है। देखिए, यहाँ नैऋत्य में जो है वो ई रू ए अम, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी फिर चलते हैं वायव्य में। यहां से ये यहां से 4 इधर लिख दीजिए आप, ऊपर से बाहर से अंदर की ओर आना है। हाँ, तो वायव्य में 4 कोठों में क्या लिखा हमने, बड़ी ई है। देखिए यहाँ, ये बड़ी ई, यहाँ देखिए ये बड़ी ई है यहाँ, फिर रू और आई, और यहां है अह, यहाँ देखिए ये अह। तो इस तरह से हमें ये 4 4 8 हो गए, 4 4 8, इस तरह से 16 स्वरों को हमें यहां लिखना है। ये 16 स्वर हम इस कोष्टक में हम लिख देंगे। आई, अभी मैं इसको निकाल देता हूं लाइन को। उसके बाद हमारे पास 28 नक्षत्र हैं। देखिए, जनरली यूज होता है 27 नक्षत्र का, मगर इस कोष्टक के लिए 28 नक्षत्र को यहां लिया गया है। तो पूर्व में जो सूर्य का, पूर्व में कृत्तिका से हमें लेना है यहाँ, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र यहीं से शुरुआत होगी। तो ये देखिए, यहां से आप 7 नक्षत्र यहां आ गए, यहां तक कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये 8 हो गए। फिर यहाँ दक्षिण में हमें यहां से लेना है, फिर ये 7 नक्षत्र फिर हम यहां लेंगे। इस तरह से आप देखें। ठीक है, 7 नक्षत्र मगा से। इस तरह से हमें नक्षत्र को लेना है। अभी यहां लेके यहां से हम जाएंगे यहां तक। तो अनुराधा से शुरुआत करनी है हमें। 7 नक्षत्र हमने अनुराधा से ले लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से धनिष्ठा से
उत्तर की ओर यहाँ जाएंगे हम अश्विनी तक। तो इस तरह से हमें 28 जो हमारे नक्षत्र हैं वो हमने इस तरह से लिखना है। पूर्व में कृतिका से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी कृतिका से, यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू लिखती है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। हाँ, अश्लेषा के बाद मगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। साथ साथ नक्षत्र सब जगह आ जाएंगे यहाँ, अनुराधा, इस तरह से ये आ जाएंगे। ये धनिष्ठा है, ये आगे बढ़ गए हम। इस तरह से ये सारे नक्षत्र यहाँ आ गए। यानी हमारे पास स्वर हमने लिख लिए, नक्षत्र भी हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमें व्यंजन लिखने हैं। इसको मैं निकाल देता हूं ताकि आपको फिर देखने में इजी रहे। ठीक है, अभी पूर्व में आप लोगे, ये पूर्व दिशा है ना, पूर्व में हम लिखते हैं। जैसे पूर्व में दूसरी पंक्ति में, पहला तो हमने ये पहली पंक्ति तो नक्षत्र की होगी। अभी ये दूसरी पंक्ति है, ये यहां से हमें लेना है, यहां से ये 34 जो लिखा है ना, यहां से हमें लेना है। अवक हड जो अवकड़ा चक्र जो आता है ना, वहां से देखिए आप, अवक ये लिख लीजिए, इस तरह से यहाँ तक, ये दूसरे लाइन में। तो यहाँ हमने लिखा है अवक हड, ये हो गया पूर्व में। तथा अभी दक्षिण में लेंगे हम, यहाँ से दक्षिण में हम लेंगे यहाँ से म, यहाँ से म ट, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, यहाँ लेंगे हम म ट प र त। इस तरह से हम व्यंजन को लेंगे। फिर पश्चिम दिशा में दूसरी लाइन में यहाँ लाएंगे हम, इस तरह से यहाँ, ये जो है ना, ये हमने लिखे यहाँ दिख रहा है आपको, न य तरह से भ, ये सब है यहाँ, ये ख। हाँ, अभी फिर हम यहाँ से बाकी जो है, सॉरी, यहाँ से यहाँ लेंगे ऊपर, ये जो है उत्तर की ओर दूसरी लाइन में घ स द, ये जो है ना घ स द, इस तरह से हमें आगे। फिर च ल, च और ये ल, इस तरह से हम लिखेंगे इसमें। अभी 12 राशियां हैं, तो पूर्व दिशा से ये देखिए, ये राशियां हैं, 3 हर दिशा 12 राशियां हैं। तो ये पूर्व में यहाँ ये वृष है, ये मिथुन, ये कर्क, ये 3 लाइन में राशि हमने लिख दी। फिर दक्षिण की ओर सिंह दिख रहा है आपको यहाँ, सिंह कन्या तुला, ये सिंह कन्या तुला, इसको हम यहाँ लिखेंगे इस राशि में। तीसरी लाइन में अंदर ये फिर वृश्चिक, धनु, मकर, ये 3 राशि हमने लिख दी यहाँ। फिर यहाँ कुंभ, मीन और मेष। हाँ, उत्तर की ओर ये फिक्स है सारे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ये 3 लाइन हो गई, नक्षत्र, अक्षर, राशि। हाँ, फिर अंदर जो है अभी चारों दिशाओं में अंदर 12 राशियां तो हो गई है, पूर्व में, दक्षिण में। अभी ये 5 बज गए सेंटर में, ये 1 2 3 4, ये 5 बज गए। तो यहां हमें क्या लिखना है, तिथियां लिखना है। पूर्व में नंदा, ये पूर्व में नंदा है, ठीक है। दक्षिण में भद्रा, ये भद्रा यहां लिखा हमने। पश्चिम में ये जया, और उत्तर में रिक्ता, और सेंटर में, मध्य में ये पूर्णा है। ये 5 तिथियां हमने लिख दी है, और इनके साथ हमें ग्रह भी लिख देने हैं। हमारे पास जो ग्रह है वो हमें यहाँ लिख देने हैं। इसको मैं निकाल देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से
देख सकूं। अभी इन तिथियों के साथ साथ हमें 7 ग्रहों को भी लिखना है। जैसे नंदा है तो उसमें सूर्य और मंगल, देखो यहाँ सूर्य और मंगल, यहाँ देखिए रवि और मंगल नंदा में, ठीक है। और फिर यहाँ पे है भद्रा में बुध, ये यहाँ देखिए बुध और चंद्रमा। फिर आगे जया में गुरु, ये जया में गुरु है, दिख रहा है ना आप सबको। और रिक्ता में शुक्र, ये रिक्ता में शुक्र को लिखना है हमें, विनस को। और मध्य में शनि को, ये जो है मध्य में हम शनि महाराज हैं। तो ये 5 तिथियां, उसमें ये ग्रह भी आ गए। इस तरह से हमें ये फिक्स बिठा देना है, ठीक है। और इनके साथ हम वार भी लिखना है। अभी इसको फिर मैं निकाल देता हूं। इसके साथ फिर आप वार को भी देखें। अभी यहां देखें आप, तो ये इस तरह से हमें सर्वतोभद्र चक्र बना लेना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली आ जाएगा। इसमें ज्योतिष का बेसिक नॉलेज हमें आना चाहिए कि भाई हमारे पास कितने नक्षत्र हैं, कितने वार हैं, कितनी राशियां हैं, हाँ, स्वर और व्यंजन। उसको फिर डिटेल में यहाँ दिया, कोर्स में दिया जाएगा कि कौन से स्वर जो है उनको लेने हैं और कौन से को फिर छोड़ देना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे अ आ, 2 में से 1 लिया जाएगा, इस तरह से ई 2 में से 1 लिया जाएगा। कुछ स्वर जो, कुछ अक्षर जो है उसे लिया नहीं जाता है, वो भी हम डिस्कस फिर इसमें करेंगे आगे। तो इस तरह से सर्वतोभद्र चक्र ये फिक्स हो गया पैटर्न। इस तरह से सर्वतोभद्र चक्र आप बना सकते हैं। फिर जब आप कुंडली देखते हो, देखते समय, या आपने गोचर की ले ली कुंडली या फिर जन्म कुंडली है, तो उसमें जिस नक्षत्र में जो ग्रह बैठा हुआ है उसे यहां ले लेना है, यहां लिख देना है। हाँ, तो वेद देखते समय हमें ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है कुंडली में, उसको हमें यहां लिखना है। इस चक्र में हम उसे लिखेंगे। जैसे ये कृत्तिका में है, सूर्य है, मानो यहाँ मानो का सूर्य है, ये सूर्य है यहाँ मान के चलें। और यहाँ पे जो है वो चंद्रमा है, मून है। मैं एग्जाम्पल 2 ही का ले रहा हूँ, बाकी तो 9 प्लानेट है, हर जगह कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो इस तरह से हमें जहां जो प्लानेट बैठा हुआ है उसको हमें इंडिकेट कर देना है, यदि आप हाथ से बना रहे हैं तो। बाकी तो अभी तो आप डेट डालोगे या अपनी कुंडली डालोगे सॉफ्टवेयर में तो वो सब तैयार होके आता है, मगर हमें यहाँ पहले अपने मैन्युअली में समझना है कि वो किस तरह से होता है, ताकि आप सॉफ्टवेयर में भी देखो तो आपको पता चले कि ये इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस तरह से सारे प्लानेट जहां जहां जो है वो आपको हाथ से लिख लेना, यदि आप हाथ से बनाते हैं तो। उसके बाद नक्षत्र में हमें ये देखना है, इसका वेद फिर देखना है। इसकी ग्रह स्थिति हमने बना ली पहले। तो यहां देखिए कोई भी प्लानेट जो है ना 3 दृष्टि में देखता है। जैसे चेस की जो गेम होती है ना, उसमें हर प्यादा अपने अपने तरह से चलता है। कोई 1 स्टेप चलता है, कोई तिरछा चलता है, कोई 2.5 स्टेप चलता है। हाँ, इस तरह से चेस में होता है ना, घोड़ा जो है 2.5 स्टेप चलेगा, वजीर जो है अपने हिसाब से चलेगा, हाथी अपने हिसाब से चलेगा। हर की अपनी अलग अलग चाल है वहां। तो यहाँ जो प्लानेट की चाल है वो 3 दिशा में होती है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, ये सूर्य है, ये सूर्य है यहाँ। तो यहाँ जो चाल जो होती है ना वो 3 दिशा में होती है। एक तो सीधी होगी, सन्मुख, यानी ये सीधी हो गई, यहाँ से इसको वेदेगा वो। यहाँ पे जो प्लानेट है वो एक इसको वेदेगा, या फिर यहाँ वेद सकता है, यानी अपने राइट, और ये अपने लेफ्ट, यहाँ उसको यहाँ इस तरह से वेद सकता है। 3 बाजू, लेफ्ट, राइट और सामने, ये 3 दृष्टियां होती है। हम अभी वेद की बात कर रहे हैं, दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो एक प्लानेट यहाँ बैठा है, हाँ, वो 3 बाजू वेद कर सकता है। एक तो एक सन्मुख, सामने, लेफ्ट और राइट। समझ में आया? इनमें से इतना समझ में आया आपको? यानी ग्रह की जिस ओर दृष्टि होगी उस तरफ वो वेद करेगा, वो ध्यान रखिए आप। जैसे कि
यहाँ है, इस तरफ दृष्टि होगी तो भरणी को वेदेगा वो, यहाँ से इस तरफ होगी, इन सारों को वेदते जाएगा वो, इन सबको वेदते जाएगा। यहाँ इसको वेदेगा, ये ट को वेदेगा, ये विशाखा को वेदेगा। यानी जिसका नक्षत्र समझो विशाखा है तो नक्षत्र वेदन हुआ। यहाँ किसी का नाम ट से है मान के चले, ट या त से, तो उसको नाम के अक्षर को उसको वेदेगा। किसकी राशि यदि तुला है मान के चलें तो वो राशि को भी वेदन होता है यहाँ। फिर यहाँ देखिए वार भी है और तिथियां भी हैं, उसमें कहीं वेदन होता है। किसी की ये राशि या ये सॉरी किसी का ये वार आता है तो इसका भी वेदन होता है। हाँ, दो राशियों का यहाँ अपना सॉरी दो तिथियों का यहाँ वेदन होता है। जिस जिसकी होगी उनको यहाँ तकलीफें आ सकती हैं। अभी कौन सा प्लानेट वेद कर रहा है वो बात की बात है। किसकी राशि यहाँ पे देखिए वृषभ है तो वृषभ को भी वेद हो रहा है, और यहाँ इसको वेद हो रहा है, अ को वेद हो रहा है। ये प्लानेट यहाँ से इतने इन सारों को वेद करेगा। मगर यहाँ सामने जो वेद होता है उसमें सिर्फ नक्षत्र पे वेद होता है, ये बीच वालों पे नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि उसकी यहाँ जाती है, सामने जो भी प्लानेट होगा वो इनको नहीं वेदेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है उसको, सिर्फ वो नक्षत्रों को वेदेगा। किसी का नक्षत्र यदि ये है तो उसको, यदि क्रूर ग्रह है यहाँ पे तो उसको तकलीफ आ सकती है। यहां से भरणी को वेदेगा। इस तरह से 3 दृष्टि में भेद हो सकता है। अभी सवाल ये है कि हमारे पास 9 प्लानेट है, कौन किसको कब वेदेगा। मैं इसको निकाल देता हूं अभी, ये आप अच्छी तरह उसको समझ पाए। अभी यहां देखिए 9 प्लानेट में से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो 5 प्लानेट है, ये 5 प्लानेट जो है उनकी अपनी अपनी दृष्टि उसके समय के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार होगी। इन 5 प्लानेट की बुध, गुरु, शुक्र, मंगल और शनि। अभी मान के चलो इनमें से कोई प्लानेट वक्री है, मैं यहां लिखता हूं, मानो कि यहां पे ये सैटर्न है, मान के चले ये सैटर्न है यहां। अभी ये वक्री है, ये मान के चले आप। इसी जगह पे मंगल भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। जो मैंने 5 लिखा है ना उनमें से समझो यहाँ पे कोई प्लानेट है और वो वक्री है, तो वक्री प्लानेट जो होता है वो हमेशा अपने से पीछे देखेगा। कोई भी प्लानेट का मुख हमेशा इस तरफ से रहेगा। देखिए ये है ना, ये इस तरफ उसका मुख रहेगा, तो ये उसका राइट हो गया ना, और ये लेफ्ट हो गया। मुंह इधर है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो वक्री प्लानेट हमेशा, ये जो सैटर्न वक्री है वो हमेशा जो है अपने से पीछे की साइड में वेद करेगा। इधर देखेगा, इधर भी नहीं करेगा, इधर भी नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा। वो वक्री जो है, क्योंकि चाल उल्टी है ना, वो हमेशा पीछे वेद करेगा, यानी पीछे देखेगा वो इनको। उस समय जिनकी कुंडली में ये नक्षत्र आ गया भरणी, तो उन्हें दिक्कत देगा वो, क्योंकि प्लानेट अशुभ प्लानेट है, उन्हें वो दिक्कत देगा। अब इसकी जगह पे मंगल है, मंगल भी इसी को वेदेगा। शुक्र रेट्रो है तो इसी को वेदेगा। हाँ, गुरु रेट्रो है तो इसी को वेदेगा। अच्छा प्लानेट है जैसे जुपिटर है, अच्छा है तो वो अच्छा रिजल्ट आएगा। मंगल है तो नुकसान करेगा, शनि है तो नुकसान करेगा, शुक्र है तो फायदा करेगा। हर ग्रह का अपना स्वभाव होता है ना, वो हिसाब से उनको वेद के फल मिलेंगे। ठीक है, अभी मान के चलें कि ये वक्रिका आपको समझ में आ गया, सबको अपने से पीछे वो वेद करेगा हमेशा। अभी ये मान के चले कि यहां पे रोहिणी में मार्स है, मार्स है और यहां पे सूर्य है। मान के चले ये रोहिणी में मार्स है और यहां सूर्य है। एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब देखिए कोई भी प्लानेट जो है ना अपनी गति के अनुसार वो रिजल्ट देगा। जैसे एक वक्री हो गया
तो वो पीछे देखेगा। और समदृष्टि है यानी कि उसकी स्पीड नॉर्मल है, जिसे मार्गी कहते हैं ना, अपनी दिशा में चल रहा है, तो वो स्लो प्लानिट है समझो। तो वो हमेशा सामने को देखेगा, यहाँ पे इसको वेद करेगा यदि वो मार्गी है और स्लो चल रहा है तो। और मार्गी है और उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी अति स्पीड में है वो, ये मध्य गति हो गया यहाँ, ये अति है। हाँ जी, जिसे फास्ट कहते हैं, फास्ट। तो ये जो फास्ट वाला जो है प्लानेट, वो फास्ट कब होता है वो भी समझना जरूरी है। जब ये सूर्य से नजदीक होगा कोई भी प्लानेट, तो हमेशा वो फास्ट होगा। 60 डिग्री 60 डिग्री के अंदर होगा ये सूर्य से, तो वो फास्ट होगा। यानी जहां पे सूर्य बैठा है उसके 3 ग्रह, 3 भाव कहें, उसके अंदर जो भी प्लानेट है वो फास्ट हो जाते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये आप सॉफ्टवेयर में देखो ना, वहां लिखा हुआ रहता है ये फास्ट है, ये नॉर्मल है, अरे वक्री है। मान लो ये फास्ट है यहाँ पे, तो वो है ना हमेशा अपने सामने वाली दिशा में ही वेद करेगा, ये पीछे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। फास्ट वाला सिर्फ अपने आगे, ये जो है ना अपने से आगे यानी लेफ्ट में इस तरह से वेद करेगा। यहाँ जो जो आएंगे उसको वेद करते जाएगा। अब यहाँ मंगल है तो ये वह को वेद करेगा जिसका नाम वह से है। मान के चलो वसंत है किसी का नाम यहाँ, तो वो नाम का वेदन हुआ। यहाँ देखिए नाम वेदन से क्या तकलीफें आएगी वो डिटेल में समझेंगे, मगर उनको यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। उनकी राशि मानो मिथुन है, तो राशि का वेदन भी अलग फल देता है। नाम का अलग होता है, राशि का फल अलग होता है वेदन का। यहाँ स्वर है, यदि उनका स्वर ये आता है ओ, तो ये भी दुष्परिणाम है। राशि तुला है, सॉरी कन्या है, तो भी उसको नेगेटिव फल मिलेंगे। और यहाँ न है, र है, जिसका नाम मान लो रमेश है, रमीला है, उनका अक्षर वेदन होता है और मंगल से होता है, तो वो कष्टदायक है। और जिनका नक्षत्र स्वाति है, जन्म नक्षत्र मान लो, तो उनको भी पीड़ाएं हो सकती है। समझ में आया आपको? ये 3 जो दृष्टियां है, वेद है, वो इस तरह से होता है। नॉर्मल है तो वो हमेशा सामने देखेगा, रेट्रो है तो अपने से पीछे देखेगा, और फास्ट है तो अपने से आगे देखेगा, आगे को वेद करेगा वो। और हर एक वेद के परिणाम अलग अलग होते हैं। राशि का वेद किया तो उसके परिणाम रिजल्ट अलग होंगे, नाम को वेद किया अक्षर को, उसके परिणाम अलग है, नक्षत्र को वेद करता है उसके परिणाम अलग है। और ये भी हम डिटेल में जानेंगे कि एक प्लैनेट वेद करता है तो उसका परिणाम क्या है, एक साथ में 2 प्लैनेट वेद करते हैं नेगेटिव, उसका परिणाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे मार्स है, तो यहाँ मान लो शनि भी साथ में है, तो दोनों का वेद हो गया ना। शनि भी सैटर्न वेद कर रहा है, मंगल भी वेद कर रहा है। मैं निकाल देता हूँ 1 मिनट को, आप फिर से हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो वहां पे यहाँ पे मार्स भी है और सैटर्न भी है। हाँ, तो अभी दोनों वेद सेम होगा। मान के दोनों फास्ट है, तो दोनों यहाँ पे डबल अटैक हो जाएगा। यहाँ इस लाइन पे जितने भी आते हैं ना उनको डबल अटैक हो जाएगा। तो उसका जो रिजल्ट है बहुत ही भयंकर हो सकता। उसी तरह यदि 3 प्लैनेट वेद कर रहे हैं नेगेटिव प्लैनेट, तो और उसमें ज्यादा तकलीफें आ सकती हैं। और उसमें साथ साथ सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ रही है, वेद आ रहा है, तो अच्छी बात है। एक नेगेटिव प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट, तो वो न्यूट्रलाइज थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। उस तरह से आप उसको बता सकते हैं। और यहां देखिए राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, सबको पता है। तो वो जो है राहु केतु, ये मैं निकाल देता हूं, राहु केतु आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं।
उसकी दिशाएं बदलती नहीं है, यानी दशाएं बदलती नहीं है, सेम है वो। उसी तरह सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, वो रेट्रो कभी नहीं होते हैं। राहु और केतु ये हमेशा रेट्रो होते हैं, ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा कभी रेट्रो नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो ये जो 4 प्लानेट है, राहु केतु सूर्य और मंगल, वो हमेशा कहीं पर भी बैठे हो, मानो कि यहाँ पे कोई भी बैठा है, राहु केतु या सूर्य और चंद्रमा, तो वो हमेशा पहले 3 वेद करेगा। एक सामने भी करेगा, सामने भी वेद करेगा, अपने से लेफ्ट राइट भी करेगा, और अपने से लेफ्ट भी वेद करेगा। तीनों दिशाओं में ये 4 प्लानेट वेद करते हैं, जिसमें से 2 जो है वो ये नेगेटिव है, दोनों इसके नेगेटिव असर आएंगे, ये दोनों पॉजिटिव है। मगर चंद्रमा कब नेगेटिव होता है वो हम देखेंगे उसमें फिर। तो ये इस तरह से इनकी दशाएं देखिए, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ना वो मार्गी होते हैं ना ये रेट्रो होते हैं। तो इनका स्पीड जो है एक तरह से अच्छी, एक ही सेम में चलते हैं, ना मार्गी में इस तरह से चलेंगे, ना मार्गी होंगे वो ना रेट्रो होंगे। तो ये तीनों तरफ ये 4 प्लानेट जो है वो अपने से तीनों तरफ वेद करते हैं। अच्छा प्लानेट अच्छा रिजल्ट देगा, खराब प्लानेट खराब रिजल्ट देगा, वो नुकसानदेह होगा, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। और वेद जो करता जो है, जैसे मैंने आपको बताया, राशि का वेद का फल अलग है, नक्षत्र के वेद का फल अलग होता है, नाम स्वर तिथि और वार इन सब का जो वेद होता है उनके अलग अलग परिणाम आते हैं, अलग अलग। सबको मिला के फिर हमें देखना है कि इस जातक के लिए आने वाला समय या आज का समय कैसा है, तो उसको हम फिर पूरे जर्नी में डिटेल से समझेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा और भी बताया किस तरह से हम इसको हम देख सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहां हम इन जो चीजें मैंने आपको भी बताई हैं, प्लैनेट का मूवमेंट, रेट्रो, फास्ट, हाँ, उसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल कुंडली पे लगा के देखते हैं। और वो कुंडली हम नरेंद्र जी की लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनकी कुंडली का आंशिक विश्लेषण करेंगे, डीप में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक दिन में ये सीख नहीं पाओगे आप, कोई भी नहीं सीख पाता है। मगर जो मैंने आपको भी बताया उसको हम कुंडली पे किस तरह से लगा के देख सकते हैं, आंशिक थोड़ा हम देखेंगे कि हम उसको किसी की भी कुंडली में किस तरह से लगा सकते हैं।